नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम धामी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सीएम धामी ने कहा कि आज भारत एक बड़ी वैश्विक शक्ति है, पूरी दुनिया भारत को उम्मीद की नजर से देखती है। पीएम मोदी ने ये 11 साल सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएंगे। आज़ादी के बाद लोगों को सरकार से उम्मीद थी, लेकिन उस उम्मीद को साकार करने के लिए पीएम मोदी ने पिछले 11 सालों में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के आदर्श वाक्य के साथ काम किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सीएम धामी नजर आए। उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 11 साल स्वर्णिम अक्षरों से इतिहास में दर्ज होंगे और जिस प्रयास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास को आगे बढ़ाया है, वो हर कोई याद रखेगा। आज भारत दुनिया की एक बहुत बड़ी वैश्विक शक्ति बना है। सक्षम, समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है। आज पूरी दुनिया भारत को आशा भरी निगाहों से देख रही है और पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु आज भारत बन गया है। और ये 11 वर्षों का कालखंड आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो चला है, इसको स्वर्ण अक्षरों से अंकित किया जाएगा। इस कालखंड में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने और उनकी सरकार ने रात दिन लगातार इसके लिए प्रयास किया है और ये यात्रा 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जनमानस की आशाओं, आकांक्षाओं को धरातल पर उतारने की यात्रा रही है। देश की आजादी के बाद देश का जनमानस जो सरकारों से उम्मीद करता था, अपेक्षाएं रखता था, आशा रखता था, उसको धरातल पर उतारने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। तो प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक बार फिर टल गए हैं। जुलाई में पंचायत चुनाव होंगे। वोटिंग के लिए 7 या 10 जुलाई की डेट प्रस्तावित है। हरिद्वार को छोड़ 12 जिलों में पंचायत चुनाव होंगे। इसी हिसाब से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो सूत्रों के अनुसार चुनाव की अधिसूचना 20 जून को संभावित है। राज्य निर्वाचन आयोग 2 चरणों में मतदान कराना चाहेगा, तो इसके लिए 7 जुलाई का विकल्प भी रखा गया है। 15 जुलाई को प्रदेश में मतगणना हो सकती है। तब तक के लिए डीएम, एसडीएम, एडीओ प्रशासक बनाए जा गए हैं। तो उत्तराखंड में पंचायत चुनाव से पहले सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अधिकांश त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल 31 जुलाई 2025 तक बढ़ा दिया है। इस संबंध में पंचायती राज विभाग ने आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिए हैं। बता दें कि यह निर्णय पंचायतों में ओबीसी आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया और पंचायत चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर लिया गया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर गठित कमेटी ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। इसके आधार पर सरकार जुलाई में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। हरिद्वार जिले को फिलहाल इस निर्णय से बाहर रखा गया है। बाकी सभी जिलों की त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रशासकों की नई जिम्मेदारियां तय की गई हैं। जारी किए गए आदेश के मुताबिक जिला पंचायतों में जिलाधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट को प्रशासक नियुक्त किया गया है। क्षेत्र पंचायतों की जिम्मेदारी संबंधित उप जिलाधिकारियों को सौंप दी गई है। वहीं ग्राम पंचायतों में सहायक विकास अधिकारियों को प्रशासक बनाया गया है। उधर केदारनाथ में यात्रियों को ले जा रहे एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर की हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग के बाद डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने सख्त कार्रवाई करते हुए कैस्ट्रल एविएशन प्राइवेट लिमिटेड की सभी उड़ानों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। ये रोक तब तक जारी रहेगी जब तक पूरे मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती। ये घटना शनिवार को उत्तराखंड के बड़ासू इलाके में हुई थी, जब केदारनाथ जा रहे यात्रियों को ले जा रहा एक हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के चलते अचानक हाईवे पर उतारा गया।
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हुआ, जिसके बाद डीजीसीए ने इस गंभीर सुरक्षा चूक को लेकर कार्रवाई की। तो डीजीसीए ने स्पष्ट किया है कि विमानन सुरक्षा को लेकर उसकी जीरो टॉलरेंस की नीति है और किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके तहत कैस्ट्रल एविएशन पर यह कार्रवाई की गई है। उधर चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। 24 लाख के करीब चारधाम यात्रियों का आंकड़ा पहुंच गया है। देश ही नहीं, विदेशों से भी श्रद्धालु उत्तराखंड चारधाम दर्शनों के लिए लगातार पहुंच रहे हैं और यह आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा है। तो चारधाम यात्रा में तमाम तरीके की व्यवस्थाएं भी श्रद्धालुओं के लिए की गई है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका खास ध्यान सरकार की तरफ से रखा गया है और लगातार श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि इस बात का सबूत है कि चारधाम यात्रा को लेकर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। तो अब तक कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं, ये भी ग्राफिक्स के जरिए हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। 24 लाख के पार यात्रियों का आंकड़ा पहुंच गया है। केदारनाथ धाम में 8,89,223 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। यमुनोत्री धाम में 4,08,842 श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन कर लिया है। गंगोत्री धाम में 4,09,064 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो 6,79,379 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। तो चारधाम यात्रा में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। 24 लाख के पार श्रद्धालुओं का आंकड़ा पहुंच गया है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर एक बड़ी मान्यता है और उसके लिए सरकार भी पूरी तरह से प्रयासरत है। तमाम तरीके की व्यवस्थाएं यहां पर श्रद्धालुओं के लिए की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी श्रद्धालुओं को ना हो। वहीं एग्री मित्र महोत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। एग्री मित्र महोत्सव का केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शुभारंभ करेंगे। तो 14-15 जून को देहरादून में महोत्सव होगा और महोत्सव में कृषि, नवाचार और स्थानीय उत्पादों को मंच मिलेगा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने महोत्सव की सभी तैयारियां तय समय और व्यवस्थित करने के निर्देश भी दे दिए हैं। गणेश जोशी ने कहा है कि यह महोत्सव केवल एक आयोजन नहीं बल्कि उत्तराखंड की कृषि को आत्मनिर्भरता, नवाचार और समृद्धि की ओर ले जाने का प्रयास है। कृषि मंत्री ने कहा कि यह महोत्सव किसानों को नए विचारों, तकनीकों और नेटवर्किंग का बेहतर मंच प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जलवायु और भूगोल के अनुरूप खेती को कैसे और अधिक लाभकारी बनाया जाए, इस पर भी चर्चा की जाएगी। राज्य सरकार का उद्देश्य किसानों को पारंपरिक खेती से आगे बढ़ाकर आधुनिक तकनीकी और बाजार उन्मुख कृषि प्रणाली से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि यह महोत्सव इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है जो राज्य के कृषि को आर्थिक रूप से समृद्ध और टिकाऊ बना सकता है। तो उत्तराखंड कांग्रेस की पॉलिटिक्स में इन दिनों लंगड़े घोड़े को लेकर सियासत शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में लंगड़े घोड़े का जिक्र क्या किया कि कांग्रेस के अंदर लंगड़े घोड़ों की तलाश शुरू हो गई है। धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने पार्टी का लंगड़ा घोड़ा ढूंढ लिया है। हरीश धामी ने हरक सिंह रावत को कांग्रेस का लंगड़ा घोड़ा करार दिया। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत जैसे नेता ही लंगड़े घोड़े हैं, क्योंकि जब पार्टी के लिए दौड़ने की जरूरत थी तब लंगड़ापन दिखाकर बीजेपी में चले गए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के अंदर लंगड़े घोड़े की तलाश शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के अंदर लंगड़े घोड़े की कमी नहीं है और जो अच्छे दौड़ने वाले घोड़े थे वो हमारे साथ आ गए। आगे महेंद्र भट्ट ने कहा कि हम अभी कांग्रेस के अंदर और भी अच्छे घोड़ों की तलाश कर रहे हैं, उन्हें हम पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे और 2027 के विधानसभा चुनाव में हम भारी मतों से जीत हासिल करेंगे।
अरविंद जी कह रहे हैं कि हरीश रावत के कारण हम हारे। भरत सिंह जैसे ही तो लंगड़े घोड़े हैं। जिन घोड़ों ने जब मैदान में दौड़ने की जरूरत थी उसमें लंगड़ापन दिखा के भाजपा में चले गए, और जब वहां डालने के लिए तो फिर कांग्रेस में आ गए। देखिए, हरीश नामी किसी से न डरता न झुकता, सत्यता बोलता और सत्यता पे रहता। अगर किसी को लग रहा है कि उत्तराखंड में हरीश रावत के कारण कांग्रेस कमजोर हो रही है तो उसकी गलतफहमी है। कि कांग्रेस के अंदर लंगड़े घोड़ों की तलाश प्रारंभ हो गई है। अब हरीश रावत जी बता रहे हैं, कुछ दिन बाद दूसरे जी बताएंगे। बहुत से लंगड़े घोड़े हैं, इसके कारण तो कांग्रेस की हालत है। और जो अच्छे घोड़े थे दौड़ने वाले वो हमारे साथ हैं। तो हम भी ढूंढ रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जो खूब दौड़ लगाने वाले घोड़े हैं ऐसे कितने, उनको पार्टी को जोड़ेंगे और पार्टी को मजबूत करें। 2027 भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से जीते, हमारा प्रयास है। नहीं, हमारे रेस के घोड़े जो जहाँ भी हैं सब भाजपा के साथ जुड़ेंगे। उधर खेल मंत्री रेखा आर्य ने खेल और बाल विकास अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में आगामी योग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। योग दिवस के कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकृति, आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे, शिशु सदन के बच्चे और विभिन्न खेलों के बच्चों को शामिल किया जाएगा। बेहतर प्रशिक्षक के माध्यम से योगाभ्यास कराया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर हल्द्वानी स्थित मानस खंड परिसर गौलापार में कार्यक्रम का आयोजन होगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को भी आमंत्रित किया गया है। तो खेल मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक की है। खेल और बाल विकास अधिकारियों के साथ रेखा आर्य ने ये बैठक की। जरूरी दिशा निर्देश देती हुई भी रेखा आर्य नजर आई। तो योग दिवस को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश उन्होंने दिए। वहीं आपको बता दें कि किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस को लेकर भी निर्देश देती हुई रेखा आर्य अधिकारियों को नजर आई। तो केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और मुफ्त राशन जैसी तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं सफलतापूर्वक चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक करीब 4 करोड़ गरीबों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं, जबकि 65 लाख से ज़्यादा लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। उत्तराखंड की विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए मंत्री रावत ने बताया कि टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का सर्वे शुरू हो चुका है। वहीं अल्मोड़ा की पेयजल समस्या को दूर करने के लिए शेराघाट सरयू पंपिंग योजना को 365 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री मोदी जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल पूरे होने पे आज पूरे देश में सभी केंद्रीय मंत्री, हमारे राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेशों के मंत्री हर जिलों में आज प्रेस कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं अल्मोड़ा में आया हूं और मैं कह सकता हूं कि भारत को विश्व पटल पे ले जाने के लिए, भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जितनी योजनाएं चलाई हैं, आज हमारा देश जो है विश्व के टॉप 5 देशों में शामिल हो गया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की जितनी भी योजनाएं चलाई गई, आप देख रहे होंगे कि 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आज आवास मिल गए हैं। लगभग 65 लाख से ज़्यादा लोगों को आज गरीब कल्याण योजना के तहत राशन फ्री दी जा रही है। आज हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया है, आज देश का प्रत्येक बच्चा जो है उससे बहुत खुश है। तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस साल राजधानी देहरादून में 88 मामले डेंगू के सामने आए हैं, जिनमें से 52 लोग रिकवर हुए हैं। वर्तमान में 13 एक्टिव केसेस हैं। ये सभी मरीज निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि इस बार पिछले साल की तुलना में डेंगू के कम मरीज सामने आए हैं। डेंगू के नोडल अधिकारी ने बताया कि बीते दिनों हुई बरसात की वजह से ये संभावना जताई जा रही थी कि डेंगू राजधानी देहरादून में विकराल रूप धारण कर सकता है, लेकिन लगातार चल रहे फॉगिंग लार्वा सर्वे की वजह से डेंगू के मामले कम सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन और नगर निगम की तरफ से देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में लार्वा साइट पर छिड़काव किया जा रहा है, जिससे डेंगू इस बार खतरनाक स्टेज पर नहीं पहुंचा है। तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस साल 88 मामले डेंगू के सामने आए हैं,
जिसमें से 52 लोग रिकवर हुए हैं। वर्तमान में 13 एक्टिव केसेस हैं। ये सभी मरीज निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। डेंगू बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है कि अपना विकराल रूप में नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी पीछे बरसात हुई है, ठंड भी बढ़ गई थी, तो उससे लग रहा था कि भाई डेंगू के केसेस बढ़ सकते हैं। बट जिस तरीके से हमारा अब की बार जो फील्ड सर्वे चल रहा है और जो फॉगिंग चल रही है और लार्विसाइडल का छिड़काव हो रहा है जिला प्रशासन की तरफ से भी, नगर निगम की तरफ से भी, तो इस तरीके उसकी वजह से जो है उसका ये परिणाम निकला है कि डेंगू इस टाइम बहुत ज़्यादा खतरनाक स्टेज पे नहीं आ रहा है। अभी तक हमारे पास में देहरादून के कुल मिला के 52 केस आए हैं और 36 केस हमारे पास में बाहर से हैं। उधर क्षेत्रीय विधायक इन दिनों सरकार द्वारा स्वीकृत सड़कों के ताबड़तोड़ शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। विकासखंड कलजी खाल को 3 मोटर मार्गों की सौगात मिल गई है। विधायक ने विकासखंड कलजी खाल के अंतर्गत 2 मोटर मार्गों का लोकार्पण और 1 का भूमि पूजन किया। विधायक ने 5.75 करोड़ की सड़क निर्माण कार्यों को जनता को समर्पित किया। उन्होंने इस मौके पर जगह जगह नुक्कड़ सभाएं भी की और जनता को आश्वस्त किया कि उनकी सरकार जनता की सुख सुविधाओं और यातायात को लेकर पूरी सजगता के साथ काम कर रही है। क्या आप सब इसी तरह मेरे साथ आशीर्वाद बना के रखना, जैसे पिछले सालों में आपने आशीर्वाद दिया है, आगे आने वाले समय में भी आशीर्वाद बना के रखना और जो सुझाव देंगे उन पर मैं काम करता रहूं। ऐसे भगवान मुझे भी बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे कि मैं आप लोगों को जो आप लोगों की तरफ से डिमांड आई उसको मैं पूरा कर सकूं। तो अधिक न कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका जो है हर चीज़ के लिए, क्योंकि आप लोगों ने मुझे चुना है, प्रतिनिधि बनाया है। लेकिन आज कई सड़कों का जो डामरीकरण हुआ है उनका भी लोकार्पण किया, कुछ नई सड़कें कटी है उनका शिलान्यास किया। इसी में से एक सड़क है ग्राम बुतली की। बुतली में 2022 में जब माननीय विधायक जी चुनाव में आए थे वोट मांगने के लिए, तो उन्होंने जनता को आश्वासन किया था, क्योंकि उस गांव में सड़क मूलभूत जैसे सड़क जैसी बहुत जरूरी आवश्यक थी, क्योंकि वो हाइट में है गाँव और पानी की बड़ी किल्लत है वहाँ। तो कम से कम उनको ये था कि सड़क आ जाए तो जब हमको पानी की जरूरत है तो कभी टैंकर भी आ सकता है। और वो 2.5 किलोमीटर सड़क जो है विधायक जी ने तत्काल राज्य योजना में स्वीकृत कराई और आज उसका जो है शिलान्यास कर दिया और आज लोग बहुत गदगद और खुश हो गए। मैं ग्राम प्रधान थी, प्रधान भी हूँ और इंतजार था, बहुत दिनों से इंतजार था, बहुत सालों से इंतजार था। अब बहुत खुशी हो गई कि हमारे गांव में रोड आ गई है। हमें उम्मीद नहीं थी कि नहीं आएगी, लेकिन बहुत विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत वो करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे सहयोग देते रहेंगे। और सबसे पहले डांगी जी का धन्यवाद करने चाहती हूँ मैं। डांगी जी का सहयोग है हमारे साथ। सब चला तो चलो ठीक है, नई सड़क बन गई। मैं अभी देख रहा था कि रकम बहुत कम है, 1,98,39,40,000 रकम है। तो इस तरह से मतलब जो क्वालिटी है मैं मानता हूँ कि ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा जितना पैसा है उस हिसाब से ठीक है। और रोड लगभग आवागमन के लिए फिलहाल तो चली रही है, लेकिन बरसात के बाद अगर रोड में थोड़ी कमी आएगी तो ये ज़रा मुश्किल है थोड़ा सा। बाकी ठीक है, उसे बन गई रोड। लगातार पौड़ी जा रहे थे इस रोड के लिए, बहुत सारे मिन्नतें की, बहुत सारे लोग गए, बूढ़े बुजुर्ग गए हमारे 2.5 साल। अब जाके ये मांग पूरी हुई और 2.5 किलोमीटर ये रोड पास हुई है। देखो PWD में अब कैसा काम करते हैं, अभी तो आज इसका वो हुआ शिलान्यास द्वारा। उनका भी धन्यवाद करना चाहिए, डांगी जी का भी धन्यवाद, उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया और यहाँ के लोगों को भी जागरूक किया कि आप ऐसे करो ऐसे करो, मतलब रास्ता दिखाया कि हमें किस उससे करना चाहिए। वहीं उत्तराखंड में इन दिनों आसमान से आग बरस रही है। यहाँ झुलसाने वाली गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बुधवार यानी कि कल से लोगों को राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने हल्की बारिश की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग की माने तो पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं मैदानी इलाकों में भी बिजली चमकने के साथ तेज़ हवाएं चलने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज मैदानी इलाकों के साथ ही पर्वतीय इलाकों में तापमान बढ़ने की संभावना है। हालांकि कल से फिर मौसम में बदलाव आने की उम्मीद है। मंगलवार को पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जनपदों के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। 11 जून से उत्तराखंड में मानसून की दस्तक की भविष्यवाणी की गई है। इससे लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलेगी। उधर मसूरी माल रोड पर एक युवक ने शराब पीकर जमकर बवाल किया। युवक पर्यटकों और स्थानीय लोगों के साथ गाली गलौज करता रहा। स्थानीय लोगों के साथ अभद्रता करने पर कुछ लोगों ने शराबी को पीट भी दिया। पुलिस व्यक्ति को पकड़कर कोतवाली ले गई। सुबह जब व्यक्ति को होश आया तो युवक ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए लोगों से माफ़ी मांगी और आइंदा
कभी भी शराब न पीने की कसम खाई। व्यक्ति बलवीर, जो मसूरी के एक होटल में कार्यरत है, उसके खिलाफ पुलिस एक्ट में कार्रवाई की गई और होटल मालिक के विरुद्ध 83 पुलिस एक्ट की कार्रवाई की गई। सर, मेरा नाम बलवीर सिंह है। मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। अभी वर्तमान में मसूरी में जॉब कर रहा हूँ। कल मैंने ड्रिंक करी थी। फर्स्ट बार मैंने कल दारू पी। मुझे इतना होश आवाज़ नहीं था कि मैंने क्या कर लिया। अगर पब्लिक को मैंने परेशान किया होगा तो मैं क्षमा गवाही हूँ। आज के बाद आने के बाद ड्रिंक नहीं करूँगा, ना हाथ लगाऊंगा उस पर। कल मेरी बहुत बड़ी भूल है। मैं माफ़ी चाहता हूँ पूरी पब्लिक से कि मेरे से किसी को मेरी वाणी से किसी को ठेस पहुँच होगी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज के बाद कभी नहीं करूँगा ऐसा गलत काम। उधर रुड़की में भीम आर्मी ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार को लेकर कार्यालय में जोरदार हंगामा किया। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ एचआरडीए कार्यालय में पहुंचे, जहां उन्होंने एचआरडीए के कार्यालय में नोट बिखेर दिए। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने रुड़की एएसडीएम के माध्यम से मांग की कि एचआरडीए के एई और जेई को सस्पेंड किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया गया तो वो विभाग के उच्च अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन करने को मजबूर होंगे। भाई हैं, अगर इन्होंने शिकायत करी इनके ऊपर के अधिकारियों को इनके बारे में जरा सी भी जानकारी नहीं है कि किस तरह से भ्रष्टाचार कर रखा है इन लोगों ने। ये अकरम ने अगर ऊपर इनकी शिकायत करी है तो अकरम ने जो लीगल काम करे हैं, जो कॉलोनियों के नक्शे पास कराए हैं, लीगल काम करे हैं, ये आर्किटेक्ट का काम करता है। इसका काम लोगों के काम कराना है। अगर इसने वो लीगल काम करे हैं और इन्हें मोटी रकम देकर जो रकम इन्होंने अवैध रूप से वसूल करी है, वो रकम देकर भी अगर इसने साथी ने ये आवाज उठाई, ऊपर इनकी शिकायत करी, तो पर्सनली टारगेट करके जो कॉलोनी इसने पास कराई थी उसी पर बुलडोजर चलाया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।